हाँ जी, गुड इवनिंग। आपने ये न्यूज़ तो सुनी ली होगी, आईसीएआई ने आपके एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है और थैंकफुली इस बार कैंसिल करा है, इस बार पोस्टपोनमेंट की बात नहीं आई है। तो जुलाई अटेम्प्ट फाइनली नहीं होने वाली एंड आपकी नवंबर वाली अटेम्प्ट अब सीधा होने वाली है। अब नोटिफिकेशन तो बेसिक सी थी, उसमें मेरा कुछ डिकोड करने का नहीं है कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊँ, वो आप इजीली समझ सकते हैं। नीचे मैं आपको लिंक दे भी दूंगा एंड मोस्ट लाइकली आपने पढ़ भी लिया होगा अभी तक। लेकिन एक दिक्कत आने लग गई स्टूडेंट्स को जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई, मेरे पास मल्टीपल मैसेजेस आने लग गए स्टूडेंट्स के अबाउट मल्टीपल कंसर्न्स। उन्हीं टाइप के कंसर्न्स को मैंने 4 मेजर कैटेगरीज में डाला और इस वीडियोस में उन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, आपको थोड़े सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करूंगा जिनसे अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई क्वेश्चंस दौड़ रहे हैं तो अब नहीं रहने चाहिए, एटलीस्ट इस वीडियो के बाद नहीं रहने चाहिए। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने लगे, हल्का सा ब्रीफ देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ आने लगी, सर अब 2 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स एक बार में एक ही अटेम्प्ट में बैठेंगे तो डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। जैसे ही डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे कंपटीशन बढ़ेगा, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन के साथ जितनी दिक्कतें आती हैं सारी की सारी हमें होने वाली हैं नवंबर में। कैसा होने वाला है डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे ही कंपटीशन इतना बढ़ जाता है आईसीएआई क्या करेगी, लो पास परसेंटेज लेके आएगी ताकि ज़्यादा लोग सीएस ना बन जाए, बहुत ज़्यादा लोग सीएस ना बन जाए। और वो करने के लिए क्या करेगी, या तो टफ पेपर सेट करेगी या फिर चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट करवा लेगी। ये भी एक एप्रीहेंशन है, अगेन इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, हाउ टू प्लान फॉर नवंबर। ये जो 4 महीने रफली एक्स्ट्रा आपको मिल चुके हैं, इन 4 महीनों के लिए प्रैक्टिकली प्लानिंग कैसे आपको करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फाइनली प्रोडक्टिव थिंग्स टू डू इन एक्स्ट्रा टाइम। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली थी और आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 4 महीने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है उसको किस प्रोडक्टिव चीज़ के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपके अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन हो जाए। तो क्या क्या प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, मैं आपको पिन पॉइंट करके बता दूंगा, ये चीज़ें कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हिट मिलेगी वन से बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चारों चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली आर्ग्यूमेंट से। तो देखिए, एक छोटी सी चीज़ को रियलाइज़ करिए, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि नवंबर में बैठ रहे हैं, माना 2 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स एक बार में अब बैठने वाले हैं, लेकिन नंबर डबल नहीं होगा, कंपटीशन इंक्रीज ज़रूर होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना आप शायद सोच रहे हैं। क्यों? अगर जुलाई अटेम्प्ट हो भी जाती तो सोच के देखिए क्या होता। अगर जुलाई अटेम्प्ट हो जाती तो 80% स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं करते जुलाई अटेम्प्ट के अंदर। दैट इज़ द सैड रियलिटी, क्योंकि 20% से ज़्यादा की पास परसेंटेज नहीं आती है और 20% बच्चे पास कर जाते। तो जो पास कर जाते ये तो नवंबर में दोबारा नहीं बैठने वाले थे, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये तो फिर भी नवंबर में बैठने वाले थे ना। तो ये बच्चे तो पहले भी नवंबर में बैठते, अगर जुलाई अटेम्प्ट हो जाती, अब नहीं हो रही, ये अभी भी नवंबर में बैठेंगे, तो इनको एडिड कंपटीशन नहीं मानना चाहिए आपको, ये तो पहले भी बैठने वाले थे। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई कर जाते जुलाई अटेम्प्ट के अंदर, वो अब नवंबर में बैठने वाले हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि डबल हो जाएगा क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स मर्ज कर दी गई हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ 10-20% आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जुलाई में क्वालिफाई कर सकते थे, सीए बन सकते थे, अब नहीं बन पा रहे क्योंकि जुलाई में अटेम्प्ट नहीं हो रही। तो कंपटीशन डबल नहीं हो रहा, बस 20% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि आईसीएआई लो पास परसेंटेज डिक्लेयर कर सकती है, किस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के नंबर को रेगुलेट करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं इन दी नवंबर अटेम्प्ट इटसेल्फ। और आईसीएआई ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि आईसीएआई के पास पार है। अब सिर्फ पार होने से आईसीआई रेगुलेट नहीं करने लग जाती, रीजन भी होना चाहिए। डिमांड सप्लाई की चेन होती है, हल्की सी बात करते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि लो पास परसेंटेज आईसीआई डिक्लेयर कर सकती है पेपर्स को टफ सेट करके या फिर स्ट्रिक्ट चेकिंग करवा के, तो ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अनाप शनाप चीज़ें आ रही हैं जो कि एक स्टूडेंट के दिमाग में बिल्कुल आ जाती हैं, लेकिन रीज़न समझने की कोशिश करिए, ये चीज़ें सारी अपने आप दिमाग से निकल जाएंगी। आईसीआई के पास बिल्कुल पार है किस चीज़ की, आपके रिजल्ट्स को रेगुलेट करने की। वो बढ़ा भी सकती है चाहे तो कम भी कर सकती है, लेकिन सोच के देखिए कम कब करना चाहेगी आईसीआई। आईसीआई तब कम करना चाहिए जब लेटेस्ट से किसी अटेम्प्ट में 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हो, सप्लाई इतनी निकल रही हो और डिमांड कितने की हो, 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो एक्चुअली 20,000 को सीए की डिग्री अगर पकड़ा दी जाएगी, क्वालिफिकेशन पकड़ा दी जाएगी, वो मार्केट में जाके फेच नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। और वो सिचुएशन रोकने के लिए आईसीआई हाइपोथेटिकली क्या कर सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है, पेपर्स को टफ सेट करके और उसके साथ साथ चेकिंग को स्ट्रिक्ट करवा के। लेकिन सोच के देखिए नवंबर में क्या आईसीआई को ज़रूरत है ऐसा कुछ भी करने की? नहीं। क्यों? नवंबर अटेम्प्ट को हल्का सा एनालाइज करते हैं। जब नवंबर अटेम्प्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकलेंगे उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, नो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिंस 1 ईयर। क्योंकि नवंबर 2020 से पहले कौन सी अटेम्प्ट हुई थी लास्ट, नवंबर 19, 1 साल हो चुका होगा। 1 साल से मार्केट में फ्रेश सीएस गए नहीं होंगे, तो कितनी ज़्यादा कमी होगी मार्केट में फ्रेश सीएस की, उस चीज़ को आप समझते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, कोविड का जो कर्व है जो कि अभी एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है इंडिया में, इंडिया अपने पीक पे चल रहा है। उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन है, ऑप्टिमिस्टिक होकर हम चल रहे हैं कि उस टाइम तक ये कर्व फ्लैटन कर जाएगा, और जब वो फ्लैटन कर जाएगा इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव करनी शुरू हो जाएगी। इकोनॉमी स्टार्ट्स रिवाइविंग एंड उस टाइम पे सीएस की भी रिक्वायरमेंट होगी जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल।
उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी सीएस की। एक साल से सीएस बने नहीं होंगे। आपको लग क्या रहा है कि सप्लाई मार्केट में है सीएस की? नहीं, सप्लाई तो कुछ खास है नहीं एक साल से। डिमांड क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कर्व फ्लैटन होना शुरू हो गया है, लोग काम करना शुरू हो जाएंगे, अभी से ही हो गए हैं, उस टाइम पे तो बिल्कुल होने चाहिए। तो डिमांड बढ़ रही होगी, सप्लाई बहुत कम होगी एक साल से। क्या कोई सेंस बनती है कि सप्लाई को और कम कर दिया जाए? वैसे ही एक साल से कोई मार्केट में सीए नहीं गया, सप्लाई को और कम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या आईसीएआई को? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों? हमने पहले क्वेश्चन में क्या डिस्कस करा? सर 20% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स नवंबर में देने वाले एग्जाम्स, तो 20% एक्स्ट्रा सीएस अगर बन भी जाते हैं एट द सेम पास परसेंटेज, यानी कि ओनली 20% एक्स्ट्रा सीएस बनने वाले हैं अगर आप सेम पास परसेंटेज डिक्लेयर करते हैं, जितनी भी हर अटेम्प्ट में आप वैसे ही डिक्लेयर करते रहते हैं, तो उतनी सेम परसेंटेज पे सिर्फ 20% एक्स्ट्रा सीएस बनेंगे, क्योंकि 20% ही एक्स्ट्रा बच्चों ने नवंबर में अटेम्प्ट दी होगी। क्या 20% एक्स्ट्रा सीएस भी मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा भाई साहब। इस चीज़ को बार बार रियलाइज करिए, डिमांड सप्लाई की चेन होती है। एक साल से सीए नहीं बना होगा, डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रखी होगी, सप्लाई हो नहीं रही, डिमांड बढ़ रही है। इस टाइम पे आईसीएआई हैज नो रीजन टू रेगुलेट कि 20% एक्स्ट्रा बच्चे बन जाएंगे सीए, इसलिए उसको रेगुलेट करते हैं, पेपर को टफ करते हैं, चेकिंग को स्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईजिली आईसीएआई को सीए सप्लाई कर सकती है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीएस को भी भर भर के जॉब्स मिल रही होंगी और मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी चल रही होगी। और अगर आईसीएआई के पास रीजन नहीं है तो उनको कोई मजे नहीं आएंगे आपके रिजल्ट्स रेगुलेट करने में। तो जो डर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है, नवंबर अटेम्प्ट इतनी स्ट्रिक्ट होगी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, मेहनत अच्छे से करिए, अच्छी खासी रैंक लेके आएंगे, अच्छे खासे मार्क्स लेके आएंगे और ईजिली क्वालिफाई करेंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था? हाउ टू प्लान फॉर नवंबर। अब इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, प्लानिंग करनी कैसे है, उसके बारे में हल्की सी बात करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल पिक्चर पेंट करके बताता हूँ होने क्या वाला है। आपको 4 जुलाई आज की जो डेट है एंड 1 नवंबर मान लेते हैं, इस डेट से ही आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बीच में आपको रफली मोटे मोटे तौर पे 4 महीने मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आप करोगे क्या। आपके दिमाग को जैसे ही दिख गया ना कि पहले मेरी अटेम्प्ट जुलाई में थी, अब नवंबर में होने वाली है, उसको ये 4 महीने एक्स्ट्रा दिख गए हैं। दिमाग काम कैसे करता है बताता हूँ मैं आपको, और आप भी शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। पहले 2 महीने आपका दिमाग बोलेगा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती करो, थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि तुम तो एज इट इज़ जुलाई में एग्जाम्स देने वाले थे। तो 2 महीने रिलैक्स करो, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या करेंगे? जम के पढ़ाई करेंगे। तो ये 2 महीने जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा हूँ, ये वाली, ये भी तो एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है, इसमें हो जाएगी जितनी पढ़ाई होनी होगी। यहाँ पे पढ़ाई नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट यू विल एंड अप डूइंग। और जब 1 सितंबर आएगा, आप किताबें खोल के देखेंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि यार मैंने जुलाई के लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी नहीं थी, तो मुझे फर्स्ट डे से ही कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चालू कर लेनी थी, क्योंकि मैं जुलाई के लिए भी प्रिपेयर्ड था नहीं। अगर जुलाई के लिए प्रिपेयर्ड होता तो इसको 2 एक्स्ट्रा मंथ्स में बोल सकता था, इसमें प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती। लेकिन अगर मैं जुलाई के लिए ही प्रिपेयर्ड नहीं था, उस टाइम पे कोविड इतना ज़्यादा हावी हो रखा था मुझ पर, प्रिपरेशन करी नहीं थी, तो रिक्वायरमेंट थी कि भाई साहब ये जो 4 एक्स्ट्रा मंथ्स मिल गए हैं, पहले डे से पढ़ाई करनी शुरू कर दो। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बच्चों ने असेस ही नहीं करा कि उनको डेली बेसिस पे यहाँ से 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 2 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, जब तक आपको पता ही नहीं, तो आप इस पीरियड को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। अगर कर दोगे तो फिर 1 सितंबर पे जाके रियलाइज़ करोगे कि नहीं वेस्ट करना था, मुझे अभी भी ज़रूरत थी डेली बेसिस पे 7 घंटे पढ़ने की, लेकिन अब टाइम नहीं बचा होगा क्योंकि 2 महीने आपने ऑलरेडी वेस्ट कर लिए हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि 2 महीने बाद आप रियलाइज़ करें कि क्या टाइम वेस्ट कर लिया। आप अभी की अभी प्लान कर लीजिए। किस तरीके से प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस चीज़ पे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया है किस चीज़ का, टाइम रिक्वायर्ड निकालने का और टाइम अवेलेबल निकालने का। यानी कि आज आप उस वीडियो को देखिए, 4 जुलाई है आज, 1 नवंबर से आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले निकालना है कि टाइम रिक्वायर्ड कितना है। मतलब आपके जो भी गोल्स हैं, आपको 2 बार रिवीजन करनी है, सब्जेक्ट को अभी कंप्लीट करना था, किसी की क्लास ही नहीं हुई थी, वगैरह वगैरह। हर स्टूडेंट के लिए केस डिफरेंट होने वाला है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या क्या काम अभी करना रहता है, उसके बेसिस पे आपको कंप्यूट करना होगा कि आपको अपने पर्सनल केस में कितना टाइम रिक्वायर्ड है टिल दिस 1 नवंबर अटेम्प्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स। वो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड वाली शीट, उसमें कंप्यूटेशन कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, टाइम अवेलेबल आपके पास कितना है, यानी कि इस डेट से लेके इस डेट तक एक्चुअली आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है जिसमें आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये अगेन केस टू केस बेसिस पे डिफरेंट होगा। एक बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑफिस जा रहा है, एक को बिल्कुल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तो वो सारे ही पीरियड में पढ़ाई कर सकता है अच्छे से। एक बच्चा डे में से 3 घंटे पढ़ना चाह रहा है, एक 12 घंटे पढ़ सकता है। तो केस टू केस बेसिस पे टाइम अवेलेबल इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ये भी आपको अपने केस में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है उसी शीट में मैंने बता रखा है। वंस यू डू दिस एनालिसिस, आपको एक्चुअली पता चल जाएगा, एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि भाई साहब इस पोजीशन पे बैठ के अगर मैं डेली भी पढ़ाई करूं तो मुझे कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है।
अगर वो फिगर निकल के आती है आफ्टर हैविंग डन ऑल ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, जो मैंने प्लानिंग आपको वीडियो में बता रखी है, अगर ये फिगर निकल के आती है कि 3 घंटे पढ़ के भी सफिशिएंट मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, जो जो करना चाह रहा हूँ कर पाऊंगा, तो आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3 घंटे पढ़ के भी अगर मैं नवंबर तक सारी की सारी प्रिपरेशन कर सकता हूँ तो अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स कर। लेकिन अगर शीट में आपको दिख रहा है कि अभी भी मुझे 12 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने प्लानिंग ही नहीं करी थी, मुझे लग रहा था कि मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअली लगेगा, तो उस केस में आप लेथार्जिक नहीं होंगे, पहले 2 महीने गलती से वेस्ट नहीं करने वाले। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। तो प्लानिंग ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप मिसगाइडेड डायरेक्शनलेस चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं 2 महीने वेस्ट करने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि ये नहीं करना था। आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, प्रोडक्टिव थिंग्स टू डू इन एक्स्ट्रा टाइम। अब ये क्वेश्चन कौन से स्टूडेंट्स का है? ये उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है जिन्होंने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद देखा क्या, शीट में निकल के आ रहा था डेली बेसिस पे तुम 3 घंटे भी पढ़ाई कर लोगे, बहुत है, तुम नवंबर तक अपने टारगेट्स को ईजिली अचीव कर लोगे। अब स्टूडेंट ने प्लान बना लिया, उसको पता चल गया 3 घंटे में टारगेट्स अचीव कर लूंगा, बाकी दिन क्या करूँ? बाकी दिन या तो मस्ती करी जा सकती है, लेकिन स्टूडेंट ने रियलाइज़ कर रखा है कि मस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज मुझे सीए की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी नवंबर के बाद डज नॉट इंश्योर माई सक्सेस। सक्सेस क्या चीज़ इंश्योर करेगी कि मैं बाकी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को बेटर दिखा पाऊँ, तो मैं गारंटी करवा सकता हूँ अपनी सक्सेस को। और वो बेटर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना। इस एक्स्ट्रा टाइम में जो मुझे एकदम से 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, पढ़ाई करने के बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें भी कुछ ना कुछ मैं प्रोडक्टिव करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे अंदर एज अ पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए, जो कि मैं किसी भी इंसान को, जहाँ भी मैं जॉब लेना चाह रहा हूँ, कोई भी बिजनेस करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर दिखा पाऊँ उस पर्टिकुलर क्वालिटी को जो मैंने प्रोडक्टिव चीज़ें करके अपने अंदर एनहांस करी है क्वालिटी। तो वो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं कौन सी वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर शीट के अंदर। देखिए, सीए स्टूडेंट फेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। मतलब अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पे आना चाहिए ये, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे होना चाहिए ये, थर्ड पे ये, और थर्ड में ए प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, बी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी ये एंड फिफ्थ प्रायोरिटी ये। इसी प्रायोरिटी से आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब जब भी आपको स्पेयर टाइम दिखे, आपको लगे स्पेयर टाइम में मैं क्या करूं, तो अपने आप से पूछिए कि आप सिलेबस के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। सारा का सारा सिलेबस आपके दिमाग में बैठा है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, सारी चीज़ें लर्न कर ली, सबका लॉजिक समझ लिया। अगर इन तीनों में से कहीं पर भी आप लैक करते हैं तो पहले सिलेबस पे टाइम डिवोट करिए, क्योंकि एग्जाम्स पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होने वाली है। वंस यू आर थ्रू विद द सिलेबस, आपको लगता है मैंने सिलेबस बिल्कुल घोट के पी लिया है, मुझे सब कुछ समझ आता है सिलेबस के बारे में, तो उसके बाद आप जा सकते हैं कहाँ पे? सेकंड चीज़ पे, विच इज़ वैल्यू एनहांसर्स। ये क्या करेंगे? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कोर्स का सिलेबस में पार्ट नहीं है, मैंडेटरली हर सीए को नहीं करनी होती, लेकिन आप एक्स्ट्रा चीज़ों की तरह कर रहे हैं प्रोडक्टिव टाइम में अपने, और उस चीज़ को प्रोडक्टिव बना के कर क्या रहे हैं? अपनी वैल्यू एनहांस कर रहे हैं। कैसे वैल्यू एनहांस कर सकते हैं? 3 तरीकों से। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। पर्सनैलिटी पे काम किस तरीके से करा जा सकता है? आप किस तरीके की इंग्लिश बोलते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं झिझकते तो नहीं है बात करने में लोगों से, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में आती है। और पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा किसी भी जॉब के लिए, तो वो आपकी पर्सनैलिटी ही निखर के आएगी और आपकी पर्सनैलिटी ही आपको वो पर्टिकुलर जॉब फेच करवाएगी। क्योंकि कितनी अच्छी आपकी नॉलेज क्यों ना हो, आपके इंटरव्यूअर को पता नहीं चलेगा आपकी नॉलेज कैसी है कैसी नहीं है टिल द टाइम योर पर्सनैलिटी इज़ गुड, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को इफेक्टिवली। सो टू बी एबल टू कम्युनिकेट कि मेरी नॉलेज इतनी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और इसके अंदर पर्सनैलिटी वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका कम्युनिकेशन, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। आप खुद जानते हैं कि कौन से एरियाज़ में आप लैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप बात करने में कहीं ना कहीं शर्माते हैं लोगों से, या फिर कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट द मोमेंट यू सी कि मेरे पास टाइम बच गया है आफ्टर हैविंग वर्कड टुवर्ड्स माई सिलेबस। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। पहले पर्सनैलिटी पे काम नहीं करना, पहले इस पे करना है, उसके बाद पर्सनैलिटी पे काम करना है। दिस वुड काउंट एज अ वैल्यू एनहांसर फॉर यू। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे? दूसरा, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। मतलब मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, अपनी पर्सनालिटी पे भी काफ़ी काम कर लिया, अब मुझे और टाइम दिख रहा है, उसमें मैं क्या करूँ? उसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी इंक्रीज करिए। प्रैक्टिकल नॉलेज 2 टाइप की होती है। सबसे पहली रिलेटेड टू द कोर्स एंड द अदर वन इज बियॉन्ड द कोर्स। पहले रिलेटेड टू द कोर्स देखिए। मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, सर कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स करूं, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स करूं, वहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स करूं। अरे क्यों करने हैं सर्टिफिकेट कोर्स? पहले अपने आप से पूछो कि आप ये जो बियॉन्ड द कोर्स चीज़ें करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, कोर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज ली? शायद नहीं ली होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसी कैसी नॉलेज आप ले सकते हैं। देखिए, मल्टीपल कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएंगी। आपने कितनी एनुअल रिपोर्ट्स पूरी की पूरी पढ़ी हैं? सोच के देखिए।
शायद ज़्यादा नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो मीडियम एंटरप्राइजेस की, बड़ी एंटरप्राइजेस की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए और उसको 2 एंगल से पढ़िए। पहले अकाउंटिंग के एंगल से पढ़िए, देखिए अगर इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाए थे तो कैसे अप्लाई कर रखे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर रखी है, उसके साथ साथ ऑडिटर्स की रिपोर्ट कैसे आ रही है, कैसे कमेंट्स दे रही है, और अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन रेज करी गई है तो किस चीज़ की वजह से करी गई है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। अगर वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज इंड एस फॉलो कर रही है तो उसको देखिए, इंड एस के हिसाब से प्रेजेंटेशन जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं वैसी ही है, और अगर कुछ डिफरेंट है तो अपने टीचर से पूछिए कि ऐसा डिफरेंस आया क्यों, प्रैक्टिकली समझिए चीज़ों को। और दूसरी तरीके से आपको जिससे एनुअल रिपोर्ट्स को आपको एनालाइज करना है वो किस तरीके से, आपको ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव से भी देखना है। मतलब कभी भी आप बैलेंस शीट खोल के देखते हैं, पीएनएल खोल के देखते हैं, कोई भी चीज़ खोल के देखते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहाँ पे आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक लाइन आइटम को स्क्रूटनाइज करके सोचिए कि अगर मुझे वेरीफाई करना होता इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर कि ये लोग झूठ तो स्टेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इस लाइन आइटम में, वैल्यू है झूठी तो नहीं है, तो मैं इसको वेरीफाई कैसे करता, तरीका क्या हो सकता था। तो वो तरीका आपको कैसे पता चलता है, ऑडिटिंग से पता चलता है। आपको एक एक लाइन आइटम स्क्रूटनाइज करना होगा, आपके दिमाग में क्या तरीका आ पा रहा है कि इस लाइन आइटम को अगर मैं ऑडिट करना चाहूँ, उसको देखना चाहूँ कि इसकी ऑथेंटिसिटी सही है या फिर नहीं है, ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, कैसे देखूंगा, क्या आपको तरीका पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो ऑडिट सब्जेक्ट में इस चीज़ को एक्सप्लोर करो कि मल्टीपल इंटरप्राइजेस की एनुअल रिपोर्ट्स को ऑडिट करने के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, इसके भी आंसर्स आपको ढूंढने चाहिए। ये सब आपके कोर्स से रिलेटेड है, पहले कोर्स से रिलेटेड नॉलेज ले लो, उसके बाद जाना इधर उधर सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के बारे में। तीसरी चीज़ क्या है, स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम मल्टीपल लॉज को पढ़ लेते हैं कोर्स के अंदर, लॉ सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट में इनकम टैक्स को पढ़ लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट में जीएसटी, कस्टम्स, इन सब को पढ़ लेते हैं। ये सब क्या है, लॉज हैं जो कि इंडिया में प्रिवेल करते हैं। अब जब आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो लॉ तभी इफेक्टिव हो सकता है जब जिस भी सरकार ने उस लॉ को पास करा था, चाहे पार्लियामेंट में चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में, तो जिस भी गवर्नमेंट ने उस लॉ को पास करा था उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन से पार होनी चाहिए थी उस लॉ में वो चीज़ लिखने की। यानी कि पहले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लॉ ऑफ लॉज बोला जाता है, वो जो एक डॉक्यूमेंट है उसमें अगर पार थी आपके पास तभी आप ऐसा कुछ पास कर सकते थे। क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ रखा है सीए कोर्स में, नहीं पढ़ रखा। लॉयर्स पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को आप टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं या फिर किसी भी लॉ के रिस्पेक्ट में कोई भी कंसल्टेंसी देते हैं तो केस आपका जो भी होता है उस केस में जो भी प्रोविजंस इन्वोक हो रहे होते हैं, आपका हमेशा ये काम होता है कि चेक करो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या फिर नहीं है। अगर सरकार के पास पार ही नहीं थी उस प्रोविजन को बनाने की तो मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोलूंगा ये प्रोविजन अनफेयर है मेरे क्लाइंट के लिए, मैं सीधा बोलूंगा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द मोमेंट आई गेट इट डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट बिकम्स अल्ट्रा वायस। और अल्ट्रा वायस का मतलब क्या होता है, सरकार आपने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिसकी आपके पास पावर ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन से, दिस प्रोविजन इज इनवैलिड, किसी भी इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरा क्लाइंट बच जाएगा, मेरे भी पैसे बन गए, मेरा क्लाइंट भी खुश, सरकार टेंशन में आएगी। तो कैसे टेंशन में आएगी, जब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज मोस्टली लोगों को नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए अपने फ्री टाइम में। नेक्स्ट चीज़, रीड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। आप जितने भी केस लॉज पढ़ते हैं सीए फाइनल लेवल पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल लॉज के रिस्पेक्ट में, सोच के देखिए क्या जो हम केस लॉज एक एक पेज के अंदर पढ़ लेते हैं, जो आईसीआई एक एक पेज में प्रोवाइड करती है, क्या एक्चुअली एक पेज की जजमेंट होगी जिस भी कोर्ट ने पास करी थी? नहीं, 50, 100, 1000, 5000, 50,000 इतने ज़्यादा पेजेस की जजमेंट्स निकल के आती हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी इंसान को कंसल्टेंसी आपको देनी होगी तो आपको कभी भी केस लॉज की समरी नहीं मिलने वाली, आपको पूरा का पूरा केस लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या हमें आदत पड़ती है सीए कोर्स में पूरे के पूरे केस लॉज पढ़ने की? नहीं, कोर्स में बिल्कुल आदत नहीं पड़ती है। लेकिन वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी इंसान को कंसल्टेंसी देने के लिए आपको पूरे पूरे केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। आदत कहाँ पे डालनी शुरू करें? अपने फ्री टाइम में डालनी शुरू करते हैं ना, आपके लिए बहुत बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ बन जाएगी। तो आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पढ़िए, और कौन सी वाली, मैं तो कहता हूँ वही पढ़ डालो जो कि आपके सिलेबस का पार्ट ऑलरेडी है। मतलब आपको डायरेक्ट टैक्स में दिखता है कोई भी केस लॉज आपके सिलेबस का पार्ट है, उन्हीं केस लॉज को पूरी तरीके से पढ़ डालो कि एक्चुअली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कितनी बड़ी थी। अगर 70 पेजेस की थी तो मैं पूरी की पूरी पढ़ता हूँ और एनालाइज करता हूँ बोथ द पार्टीज टू दिस पर्टिकुलर केस, उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखी, जिसके बाद वो डिसीजन निकल के आया जो डिसीजन हमें आईसीआई ने कम्युनिकेट कर रखा है। तो आपको थोड़ी फील आएगी किस चीज़ की, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को पढ़ने की, जो कि आपको प्रैक्टिकली पढ़नी भी है। एंड द फाइनल वन इज फाइंड आउट हाउ रेड इज एक्चुअली डन। ये मैंने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया कि रेड प्रैक्टिकली कैसे करवाई जाती है, उस चीज़ को देखो, कैसे कैसे विटनेसेस होते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स इशू करे जाते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर आपको डिफिकल्टी आ रही तो एटलीस्ट टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है, शुड आई हेल्प। मतलब अगर आपको लगता है कि ये सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये वाला हो गया स्टडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को पढ़ना वगैरह वगैरह, मेरे सब्जेक्ट से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं उसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँ तो इसमें मैं लेक्चर्स कंडक्ट करवा सकता हूँ, यूट्यूब पे ही कंडक्ट हो जाएंगे।
तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप बता दीजिएगा आपका मन है क्या ऐसे कुछ लेक्चर्स देखने का जो कि आउट ऑफ द कोर्स हैं, लेकिन आपके कोर्स से ही कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं भी कंडक्ट करवा सकता हूँ। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं और ऐसी बहुत और चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, कोर्स से रिलेटेड हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पहले इन पे फोकस करिए बिफोर डूइंग एनी सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एनी XYZ ऑर्गेनाइजेशन। एंड वंस यू आर डन विद दीज थिंग्स जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, ये आपने प्रोडक्टिव चीज़ें एक बार कर ली, प्रैक्टिकल नॉलेज आपने ले ली, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं, बियॉन्ड द कोर्स भी जा सकते हैं। बियॉन्ड द कोर्स क्या करेंगे आप? डू सर्टिफिकेट कोर्सेज रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ योर चॉइस। मतलब सारे लोग स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कर लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके। अरे आपको अगर काम नहीं करना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीए बनने के बाद, तो वो सर्टिफिकेट आपके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करने वाला। तो एक चीज़ सोचो कि आपको एक्चुअली काम कहाँ पे करना है। एसएफएम के रिलेटेड यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में आपको कहीं ना कोई स्पेशलाइजेशन लेनी है, बिल्कुल वो कोर्स करो, सर्टिफिकेट कोर्स। आपको एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना है, ऑडिटिंग में करियर बनाना है, टैक्सेशन में करियर बनाना है, कोई ना कोई डायरेक्शन सोचो, और डायरेक्शन सोचने के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट कोर्सेज करने चाहिए। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स, फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स, स्टे आउट ऑफ दिस। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटर और फाउंडेशन लेवल पे आपको नहीं पता होगा कि प्रैक्टिकली आप क्या करना चाहते हैं। अनाप शनाप सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने लग जाएंगे। इससे बेटर क्या है, इन सब चीज़ों पे टाइम लगाओ, इस पे टाइम लगाओ। लेकिन जो फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में पिक्चर बना पाते हैं कि उनको क्या करना है, कौन से फील्ड में स्टेप इनटू करना है। अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के कुछ ना कुछ वैल्यू आप में ऐड करेंगे ही करेंगे। एंड फाइनली आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? सबसे पहली क्या थी? पर्सनैलिटी पे काम करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज करना है। कैसे? पहले ये करिए, उसके बाद ये करिए। फाइनली आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत प्रोफेशंसी ले लीजिए। आपको पता है कौन से सॉफ्टवेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। आपको पता है आपके वर्क फ्लो के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लोर करने लग जाइए कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पता, शायद मेरे काम में हेल्प कर सकती हैं। इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पता, शायद मेरे काम में हेल्प कर सकती हैं। इस एंगल से एक्सप्लोर करने लग जाइए, नई नई चीज़ें सीखने। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि वैल्यू एनहांसर्स की तरह काम कर सकती है। और आप कब कर सकते हैं? जब आपके पास सिलेबस के बाद भी टाइम बच जाता है कोई भी चीज़ करने का। तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इनको एक बार एग्जॉस्ट कर लीजिएगा। अगर ये खत्म हो जाती है, उसके बाद 10 और चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो कि आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो अब करना शुरू करिए, मैं आपको चीज़ें टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। एंड फाइनली स्टूडेंट कहता है, सर मैंने वैल्यू एनहांसर्स भी कंप्लीट कर लिए, मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, मेरे पास 4 महीने में अभी भी टाइम बचा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप तीसरी चीज़ कर सकते हैं, विच इज़ एंजॉय। हर बार प्रोडक्टिव चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा GTA 5 भी खेलो, थोड़ा काउंटर स्ट्राइक पे भी टाइम लगाओ, ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए, थोड़ी सांस भी लेनी चाहिए, थोड़ा सब्र भी होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आपने सिलेबस में भी अच्छा खासा टाइम लगा दिया है, मेहनत कर ली है, आपने वैल्यू एनहांसर्स इसमें भी अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू एनहांस कर ली है, थोड़ा उसके बाद एंजॉय करिए। आपको पूरे दिन में ये नहीं है कि पढ़ाई 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 करनी है या फिर प्रोडक्टिव ही होकर रहना है। मैं तो कहता हूँ पूरे दिन में अगर आप ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वैल्यू एनहांसर्स पे कोई ना कोई टाइम दे रहे हैं, घंटे 2 घंटे बिल्कुल निकालिएगा किस चीज़ के लिए? एंजॉय करने के लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो। ये ना हो कि पहले से ही बन जाऊँ उसके बाद एंजॉय करूँगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते चलो। लेकिन ये मत करना कि पहले एंजॉय कर लेता हूँ दिन में, उसके बाद पढ़ाई कर लूँगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर लूँगा। नहीं, पहले अपने टारगेट्स अचीव करो दिन के, उसके बाद एंजॉय करो। देखिए मज़ा अलग लेवल का है। और उस दिन जो आपको नींद आएगी, आपको पता चलेगा कि कभी भी अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के बाद, अचीव करने के बाद कितनी शानदार नींद आती है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मैं भी अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 4 महीने के लिए आप पढ़ाई से दूर नहीं होने चाहिए। वैसे शायद हो जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपको टेस्ट कर करके, कम्युनिटी सेक्शन में MCQs पोस्ट कर करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्पार्ट कर पाऊँ, ऐसे टाइप की प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ सिलेबस में भी आपको टेस्ट कर करके कहीं ना कहीं बांध के रखूँ, एटलीस्ट डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। एक सब्जेक्ट से भी अगर आप बंधे रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन अगर आप कोई भी टेस्ट नहीं देंगे डेली बेसिस पे, आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से दूर होने लग जाएंगे, पढ़ाई में वही दिक्कत कर बैठेंगे कि 2 महीने कोई भी पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद सर्टन रियलाइजेशन हुई कि काफ़ी गलत तरीके से टाइम वेस्ट कर दिया। तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। MCQs में भी पार्टिसिपेट करा करिए डेली बेसिस पे। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी मैं डालता रहता हूँ। मल्टीपल कंटेंट ऑलरेडी डाल दिया गया है, काफ़ी सारा कंटेंट डालने वाला हूँ मैं। तो आप पढ़ने वाले बनिए, पढ़ाने के लिए तो मैं कंटेंट डालता ही रहूँगा। कंटेंट की आपके पास कमी नहीं होने वाली। एंड एक और चीज़ याद रखिएगा, आपके पेपर ज़रूर कैंसिल हुए हैं, कोविड कैंसिल नहीं हुआ। कोविड अभी भी राइज पे है, इंडिया पीक पे चल रहा है। घर से बाहर मत निकलिएगा, अगर बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखिए। ऑन दिस नोट, लेट्स एंड द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।